हमारे पास जो बच्चे आते हैं, पेरेंट्स आते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन उनका क्या होता है कि क्या ऐसा कुछ हमने किया है जिसकी वजह से हमारा बच्चा ऐसा हो गया। आप वैसे डंडे वाली जो पेरेंटिंग है उसको मानते हैं कि नहीं मानते? तो हमें लगता है कि क्या ही हो गया, माँ बाप तो डांट ही देते हैं, माँ बाप तो मार ही देते हैं, बट वो उसके लिए एक ट्रॉमा हो जाता है जो वो सारी जिंदगी अपने साथ लेके चलता है। बच्चे बिल्कुल ठीक ठाक होते हैं मगर ठीक ठाक नहीं होते। हमारे यहाँ लोग अभी भी बाज नहीं आ रहे कि आप फर्स्ट कजन मैरिजेस करने से। इसराइल और गजा में जो बच्चे इस वक्त बड़े हो रहे होंगे वो क्या नॉर्मल इंसान होंगे बड़े होकर? नेचर और नर्चर बोथ आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर शेपिंग द चाइल्ड। क्या हड़ का मुरब्बा खाने से वाकई टैम्परिंग ठीक हो जाती है? हेलो डियर फेलोज, दिस इज फाद कोकर, वेलकम टू एफके पॉडकास्ट। 2015 में वुमेन ऑफ अल्जायर्स के नाम से एक पेंटिंग सेल हुई जिसकी प्राइस थी $179.4 मिलियन। ये अपने दौर के हिसाब से बहुत ही महंगी पेंटिंग थी, मगर इस पेंटिंग की प्राइस को देखें कि इसका जो आर्टिस्ट था वो जिंदा नहीं था। वो समवेयर इन 1970s उस बंदे की डेथ हो गई। इस आदमी का नाम पैब्लो पिकासो था और पैब्लो पिकासो 20th सेंचुरी के बहुत बड़े आर्टिस्ट में से एक माना जाता है। पैब्लो पिकासो के बारे में बहुत मज़े की बातें मशहूर हैं, जैसा कि उसने अपनी ज़िंदगी में नो लेस देन 50,000 आर्टिस्टिक वर्क किए और आज तक हम उन्हें देखते हैं, ही इज़ प्रीटी फेमस। लेकिन पिकासो ने एक बात की बहुत ही अजीब। उसने ये कहा कि जो बच्चे होते हैं ना, हर बच्चे के अंदर एक आर्टिस्ट होता है, मगर प्रॉब्लम ये होती है विद द पैसेज ऑफ टाइम हम उस बच्चे को अपने अंदर कायम नहीं रख पाते। तो बच्चा वक्त के साथ साथ उसके अंदर का आर्टिस्ट मर जाता है। ये क्रिएटिविटी कहाँ रह जाती है? बच्चों में बहुत से मसाइल हैं। इन मसाइल को डिस्कस करने के लिए आई हैव एन एक्सपर्ट विद मी। एवरीबॉडी वेलकम सदफ फहीम साहिबा। सदफ कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, आई एम गुड, आप कैसी हैं? वेरी गुड। ये थोड़ा सा आप क्रीप कर लीजिए, ठीक है? और आप थोड़ा सा ऑडियंस को हमारी अपना इंट्रोडक्शन क्विकली दे दें कि सदफ फहीम कौन है। जी, मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ और मैं बहुत अरसे से ऑटिस्टिक बच्चों के साथ काम कर रही हूँ, उनके पेरेंट्स के साथ भी काम कर रही हूँ। उनकी जो पेरेंट्स के मसाइल होते हैं उनके बारे में भी उनके साथ डिस्कशंस और मीटिंग्स चलती रहती हैं, और उसके अलावा जो बच्चों के साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं, उनकी लर्निंग से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, उनकी जो भी डिफरेंट सेंसिटिव इश्यूज़ हैं उनके साथ काम हो रहा है। इसके अलावा लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ से रिलेटेड जो बच्चे होते हैं जिनकी मसाइल होते हैं पढ़ाई लिखाई में, उनके साथ भी काम करती रही हूँ। ज़बरदस्त, बहुत आला। तो सदफ, अगर हम बच्चे की डेफिनेशन करें, बहुत अजीब सा एक क्वेश्चन है, बच्चे की डेफिनेशन क्या है? कितने साल तक एक बच्चा रहता है आपके ख्याल में? 18 साल की उम्र तक जो है वो एक बच्चा रहता है, उसके बाद वो एडल्ट बन जाता है। इवन मैंने 40 साल के बच्चे भी देखे जिनकी अपनी कोई राय नहीं होती अपने प्यार की। हाँ। मैं उन बच्चों की बात नहीं कर रहा, बट जिन बच्चों की तरबियत पेरेंट्स करते हैं, हाँ। ठीक है, वो किस एज तक वो बच्चा है? तरबियत की जहाँ तक बात आती है तो मुझे ऐसे लगता है कि जो फर्स्ट 5 to 10 ईयर्स होते हैं उसमें बच्चे की एक पर्सनालिटी डेवलप हो जाती है जो उसके साथ लाइफ लॉन्ग चलती है। तो वो वाले फर्स्ट फ्यू ईयर्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एक बच्चे को शेप करने के लिए। तो बाकी उसके बाद का जो टाइम होता है वो कुछ जो है वो सोशल इंटरेक्शंस उनकी और जो उनके रिलेशनशिप सोशल रिलेशनशिप्स आउटसाइड द होम बनते हैं वो भी उनको साथ साथ शेप कर रहे होते हैं। तो बट ये कि पेरेंट्स के लिए जो पेरेंट्स की तरबियत है वो टीन एज तक चलती है। दे हैव टू बी देयर फॉर द किड्स बिकॉज वो उनको हर डिफरेंट स्टेप पे डिफरेंट तरह की सपोर्ट पेरेंट्स की चाहिए होती है। सही है, बट मैंने ये देखा है कि बच्चों के अंदर ना एक, देखिए, चेंज किसी को भी पसंद नहीं होता और मेरे ख्याल में फितरी तौर पे इंसान को कोई भी चेंज पसंद नहीं है। तो पेरेंट्स की बहुत सी बातें हमारे बच्चों को या तो समझ नहीं आती, उन्हें गुस्सा भी आता है, बचपन से ही एंगर मैनेजमेंट का बहुत बच्चों में इशू होता है। तो मुझे ये बताओ सर कि ये कोई जेनेटिक इशू होता है या दाएं बाएं के माहौल का कोई इम्पैक्ट होता है, और इसको मैनेज कैसे किया जाए बच्चों में? देखिए, इसमें दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। नेचर और नर्चर बोथ आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर शेपिंग अ चाइल्ड और शेपिंग द बिहेवियर ऑफ अ चाइल्ड। अब जेनेटिकली बहुत सारी चीज़ें जेनेटिकली इफ़ेक्ट करी होती है। जो बच्चे की न्यूरो डेवलपमेंटल जो एक ब्रेन की डेवलपमेंट है वो जेनेटिक कॉजेज़ की वजह से होती है।
लेकिन उसकी जो प्रीडिस्पोजिशन होती है उसके ऊपर फिर एनवायरनमेंट का जो इफ़ेक्ट होता है वो उसकी या उसके प्रॉब्लम्स एग्रीवेट भी हो सकते हैं और उसके प्रॉब्लम्स को वो कोप भी कर सकता है, दे कैन एज आउट ऑफ द प्रॉब्लम्स एज वेल। तो वो डिपेंड करता है कि उसको फिर एनवायरनमेंट कैसा मिलता है, बट जीन्स डेफिनेटली रोल प्ले कर रहे होते हैं उसमें अपना। सही है, यानी एक बच्चा है पैदा हुआ है तो इस चीज़ का इम्पैक्ट ज़रूर होगा। अगर मेरे फादर गुस्से वाले हैं तो बच्चा गुस्से वाला हो सकता है। इज़ दैट व्हाट यू आर सेइंग? देखिए बिल्कुल ऐसी फिर उस बच्चे का तो कसूर ना हुआ, हम उसको ऐसी पकड़ लेते हैं, अगर ये थ्योरी की। हाँ, देखिए मेरे हिसाब से बच्चे का कसूर हो भी नहीं सकता, बिकॉज आप एक बच्चा जब दुनिया में आता है तो वो कुछ भी सीख के नहीं आया होता। ये सिर्फ हमने कहावत है हमारे यहाँ के, जी माँ के पेट से सीख के आया, ऐसी कोई चीज़ वो सीख के नहीं आया होता। उसको सिखाना तो हमारा काम है। अब हम मसला ये होता है कि पेरेंट्स सिखाते वक्त समझते हैं कि जो हम बच्चे को बोल के बता रहे हैं वो हम उसको सिखा रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि जो एक्चुअली वो कर रहे होते हैं बच्चा वो सीख रहा होता है। आप कभी भी बच्चे को ये कह देंगे ना कि ये बात अच्छी है और ये बात बुरी है, वो उससे नहीं सीखता। उसने वही जो पेरेंट्स खुद कर रहे होते हैं उनके बिहेवियर से जो चीज़ वो लर्न करता है वो उसकी लर्निंग वही होती है। बिल्कुल ठीक है। तो जाहिर है फिर इससे मैं ये अंदाज़ा लगाऊँ कि बच्चे की स्टार्टिंग में ना हमें उसको राइट और रॉन्ग की इतनी तमीज़ लाई, ठीक है। तो बिफोर दिस के हम उसकी कैपेसिटी डेवलप करें, हम पेरेंट्स उनसे ये क्यों एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं कि तुमने ये काम इतना क्यों नहीं किया, तुम सही तरीके से बिहेव क्यों नहीं कर रहे, तुम स्टडी में अच्छा परफॉर्म क्यों नहीं कर रहे। तो ये आपको नहीं लगता कि पेरेंटिंग की तरफ से ये थोड़ा सा एक लैग है? देखिए मेरे ख्याल में ये बिल्कुल ये लैग है, बिकॉज हम अपने माइंड में ये सोच लेते हैं या एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि बच्चा जो है उसने ये करना ही करना है। अगर हमने ये उसको कहा है तो उसने ये करना ही करना है। 4 किस्म के पेरेंटिंग स्टाइल्स हैं जो अब तक रिसर्च ने या जो है एक्सपर्ट्स ने डिफ़ाइन किए हैं। एक अथॉरिटेटिव होता है, एक अथॉरिटेरियन होता है, एक होता है अनइन्वॉल्व्ड होते हैं और एक परमिसिव पेरेंट्स होते हैं। जो अथॉरिटेटिव होते हैं ना बेसिकली वो पेरेंट्स होते हैं जो बैलेंस लेके चल रहे होते हैं, दे आर गिविंग किड्स बाउंड्रीज एंड डिसिप्लिनरी एक्शंस एज वेल, दे आर गिविंग देम अ प्रॉपर प्रोटोकॉल ऑफ लाइफ, बट दे आर ऑल्सो टॉकिंग टू देम अबाउट इट कि ये क्यों हम आपको बता रहे हैं। दे आर गिविंग देम अ लॉजिक फॉर दैट, दे आर गिविंग देम अ रीज़न फॉर दैट, दे आर लाइक ऑन द किड साइड। और इस तरह के जो बच्चे होते हैं ना जो अथॉरिटेटिव पेरेंट्स के साथ होते हैं, उनकी एक पर्सनालिटी जो है वो हाई अचीवर्स जो है वो यूजुअली उनके पेरेंट्स अथॉरिटेटिव पेरेंट्स होते हैं और उनकी पर्सनालिटी कॉन्फिडेंट होती है, दे कैन टेक डिसीजंस इजीली, उनकी लाइफ जो है वेल बैलेंस्ड होती है। और जो अथॉरिटेरियन होते हैं ना वो आप समझ लें कि वो बस कहते हैं कि ये हमने कह दिया और ये तुमने करना है। इसमें वो उनको ये नहीं बताएंगे कि ये क्यों कह रहा हूँ, वो कहेंगे बस हमने कह दिया, यू आर सपोज टू डू इट। तो उस तरह के बच्चे वो बड़े दबे दबे से और शाय और उनकी सेल्फ एस्टीम अच्छी नहीं होती, दे डोंट हैव कॉन्फिडेंस, ज़्यादातर ऐसे। और वो है जो अनइन्वॉल्व्ड हैं, जो बस ये समझते हैं कि बच्चे को हमने खाना पीना दे दिया और स्कूल की फीस दे दी, दैट्स इट, उसके अलावा हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। बच्चे चाहे रात को 12 बजे सोएं, 2 बजे सोएं, दे डोंट बॉदर अबाउट इट। और वो परमिसिव पेरेंट्स वो होते हैं कि जो बिल्कुल जैसे आप कह सकते हैं बच्चों के साथ बच्चों की हर बात बस उन्होंने मान लेनी है। वो पेरेंटिंग स्टाइल भी ठीक नहीं है, बिकॉज बच्चे को तो नहीं पता कि अच्छा या गलत क्या है। अगर आप सिर्फ बच्चे की के पसंदीदा या फेवरेट बनने के लिए उसको हर चीज़ अलाउ करते जा रहे हैं, दैट इज़ अनदर मिस्टेक। बिल्कुल ठीक है। तो ये इस तरह से ये है कि सबसे जो बेस्ट है वो अथॉरिटेटिव है। ठीक है। एक वो हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग में तो कोई चीज़ होती है, वो कैसी है? वो हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग में बेसिकली ये है कि इट्स नॉट अ वेरी कोई प्रॉपर वो थ्योरी नहीं है, इट्स बस उनको ये है कि वो पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों को बहुत ज़्यादा ओवर शैडो कर रहे होते हैं और दे वांट टू कंट्रोल एवरीथिंग। सॉरी, मूवी आई थी हेलीकॉप्टर कीला, काजोल की फिल्म थी, वो जहाँ पे उसका बेटा जाता है वो कॉलेज में भी एडमिशन ले रहा है तो उसके साथ कॉलेज में भी जा रही है। बिल्कुल, बच्चे बड़ा इस चीज़ पे ना वो होते हैं कि यार दे फील अशेम्ड कि यार मेरे हर जगह मेरे साथ मेरी माँ आ जाती है, मेरा बाप आ जाता है, ओवर प्रोटेक्टिव। और ये भी चीज़ इट्स अ काइंड ऑफ अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग, बस उनका स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट होता है। बिकॉज इफ यू वांट टू कंट्रोल एवरीथिंग, एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर चाइल्ड्स लाइफ,
दैट्स अनदर प्रॉब्लम। आप बच्चे को इस चीज़ के लिए मुहताज कर रहे हैं कि अगर उसने एक कैंडी भी ख़रीदनी है तो वो आपकी तरफ देखेगा कि मैंने ये ठीक ली है या नहीं ली, या मैं क्या करूँ इसमें। तो वो मामाज बॉयज़ जो बनते हैं ना, या मामाज किड्स, वो इवेंचुअली वही होते हैं जिनको कभी कोई डिसीजन खुद लेना है दिया नहीं गया था। सही है, सही है। अजय साहब, एक बहुत ही अजीबोगरीब सा एक मैटर है जी। और वो बहुत से बच्चों के साथ होता है, और किसी पॉइंट पर मैंने फील किया है कि मैंने भी उसका विक्टिम रहा हूँ। वो ये है कि बचपन में कभी किसी की डांट, कोई अनप्रॉमिसिंग सिनेरियो, ठीक है, वो बिल्कुल इरिकवरेबल किस्म का डैमेज कर देती है माइंड के साथ। ये मैंने ये भी देखा है कि एक ख़ास एज तक ये चीज़ होती है। अब आप मुझे बताओ कि ऐसा सिनेरियो को रोका कैसे जाए? अगर ऐसा हो तो बच्चा तो बताता नहीं है पेरेंट्स को इस बारे में, और फिर इस चीज़ से रिकवर कैसे बच्चे को किया जा सकता है? आई होप आई हैव कन्वेड माय पॉइंट। ओके, आप इसमें ये पेरेंट की तरफ से डांट की बात करें या इफ समवन एल्स हैज? somebody पेरेंट्स भी कभी कभार गुस्से में कुछ कहते हैं, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होते हैं। अगर मैं एक्सट्रीम पे जाऊँ तो इवन कई दफा चाइल्ड अब्यूज, ठीक है, ये सारी जिंदगी जो है ना बच्चों की, वो एक डिफरेंट, वो बच्चा उस नॉर्मल बच्चों की तरह जिंदगी ही नहीं गुजारता, ठीक है, तो वो तो एक एक्सट्रीम है ना। मगर मैं सिर्फ डांट तक की बात कर रहा हूँ कि ये सारी जिंदगी लोगों के बच्चों में डर इस तरह से बैठ जाए। बिल्कुल ऐसे है। यही मैंने अभी पहले भी इसी को डिस्कस किया था, ये उसी का ही लिंकअप है कि अगर आप बच्चे के लिए बच्चे को उस वक्त ये नहीं अंडरस्टैंड करते कि अगर उसने कोई बेसिकली बिहेवियर्स की रीज़न आइडेंटिफाई करनी है। अगर एक बच्चे ने एक बहुत बुरा सा कोई काम कर दिया है, हम सिर्फ ये फोकस कर रहे होते हैं कि अगर हमने यहाँ पे इसको डांटा नहीं और इसके बाद कोई शदीद सख्ती से पेश ना आए तो ये सीखेगा नहीं। बट हम ये नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे होते कि उसकी रीज़न क्या है। और फिर वो जो डांट होती है वो बेसिकली बिल्कुल एक उसको नेगेटिव साइड पे ले जाती है। वो लर्न करने की बजाय वो उसके साथ एक नेगेटिव मेमोरी अटैच कर लेता है जो उसके साथ फिर लाइफ लॉन्ग चलती है और उसकी पर्सनैलिटी को शेप करती है। इधर वो बहुत या तो ये हो सकता है कि बहुत इंट्रोवर्ट हो जाए, बहुत शाय हो जाएगा, या फिर वो बहुत एग्रेसिव हो जाएगा। किड्स कैन रिएक्ट बोथ वेज। पर्सनैलिटी बहुत, आपने ये भी देखा होगा कि जो चाइल्ड अब्यूज़ के शिकार रहते हैं बच्चों में बचपन में, या तो वो बहुत ज़्यादा इतने सबमिसिव सी पर्सनैलिटी बन जाते हैं कि दे ऑल्सो ऑलवेज लैच ऑन टू सम पर्सन, और फिर वो उससे अब्यूज़ होते रहते हैं सारी ज़िंदगी। एक्सप्लॉइट होना इज़ लाइक उनकी रूटीन फॉर देम। और and some of the kids can become like sociopaths, psychopaths, तो they can go both way। तो इसलिए ये कि वो ट्रॉमा जो है ना, बेसिकली अगर एक बच्चे के लिए अगर उसके वालिद ने उसको एक थप्पड़ भी लगा दिया है, बहुत शदीद डांट दिया है, तो वो उसके लिए ट्रॉमा भी हो सकता है। हमें लगता है कि क्या ही हो गया, माँ बाप तो डांट ही देते हैं, माँ बाप तो मार ही देते हैं, बट वो उसके लिए एक ट्रॉमा हो जाता है जो वो सारी ज़िंदगी अपने साथ लेके चलता है और उसकी पर्सनैलिटी को वो शेप कर रहा होता है। आप वैसे डंडे वाली जो पेरेंटिंग है उसको मानते हैं कि नहीं मानते? हमारे पेरेंट्स ने, आफ्टर मेरे पेरेंट्स की है, अरे उसका वो हल इतना भी कोई बुरे उसके वो रिजल्ट नहीं आया, मगर आजकल कुछ ज़्यादा ही अंग्रेज हो गए हैं, वो ये बच्चे को कुछ नहीं कहते, तो क्या? देखिए, मुझे नहीं लगता कि डंडे वाली पेरेंटिंग से कुछ अच्छा होता है। वो हमारी जनरेशन डिफरेंट जनरेशन थी, वो डंडे वाली पेरेंटिंग से गुजर तो आई है, बट वो अपनी लाइफ के, जैसे कहते हैं ना, कि अपने किस्म के धक्के खा के और अपनी स्ट्रगल्स मैनेज करके खुद ही सीख गए हैं। बट अब जो जनरेशन है वो डिफरेंट है। दे आर वेल अवेयर, उनको एक्सपोजर इतना है, उनको ये पता है कि जी हमारी इमोशनल नीड्स हैं, हमारी इमोशनल नीड्स और पेरेंट्स ने ही पूरी करनी है। तो अगर हम उनके साथ टैक्टफुली नहीं चलेंगे तो इट विल टर्न आउट टू बी अ डिज़ास्टर। वो फिर वो यही होता है कि वो जी आपको खबर मिल रही होती है कि बच्चा घर से भाग गया, या वो जो है बिल्कुल ही पेरेंट्स की बात नहीं मान रहा, उसने स्कूल जाने से इनकार कर दिया। तो ऐसे डिज़ास्टर्स को अवॉइड करने के लिए मुझे लगता है कि स्मार्ट पेरेंटिंग की ज़रूरत है। अब डंडे वाला सीन अब नहीं हो सकता। हमारी जनरेशन अनफॉर्चुनेट थी क्योंकि वो ही वाली बात है कि हमने पहले सुननी थी और अब हम सुनी थी और अब दोबारा सुननी है। तो वो ये वाला जो बिल्कुल एक चेंज आया है वो हमारी जनरेशन को फेस करना पड़ा। बट ये है कि डंडे से कुछ नहीं होता। मैंने कभी भी अपनी एक्सपीरियंस में आज तक कभी ये नहीं देखा कि डंडे से कोई सुधर गया हो। तो डंडे से नहीं ठीक होता है लोग, सिर्फ ये होता है कि वो अपने एक्सपीरियंसेस करके, अपनी गलतियां करके सीख जाते हैं, अपनी कुछ ख़राब हो जाते हैं और कुछ ठीक हो जाते हैं। बट वो लकी पेरेंट्स होते हैं जो फिर मतलब जिनके लिए अच्छे रिजल्ट्स आ जाते हैं। सही है।
आपकी डॉटर बैठी हुई है, फिर उनकी मौज लगी है, उस समय कम हुआ है, कुछ भी करो मेरा डंडा तो नहीं पड़ेगा फेस पे, है ना? Isn't it? है ना? बिल्कुल ऐसे। ऐसे ये चीज़ है। अच्छा, मैंने देखा है कि ये जब मारा जाता है बच्चे को, डांटा जाता है, स्टैमर करने वाले जो बच्चे हैं उनके साथ कुछ ऐसा हुआ होता है। इज इट ट्रू? देखिए, स्टैमरिंग के 2 कॉजेज होते हैं, ईदर दे कैन बी फिजियोलॉजिकल, ईदर दे कैन बी साइकोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल कॉजेज में ये आता है कि उनकी कोई जो है वो नेज़ल पैसेजेस में कोई इश्यूज़ होते हैं, कोई ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, जिसकी वजह से फिर या उनकी ENT या ईयर फीडबैक में, हियरिंग फीडबैक में इशू होता है, जिसकी वजह से वो उनको अपना हेयर जो बोल रहे होते हैं उसका फीडबैक लेट मिल रहा होता है, तो दैन दे प्रोड्यूस अ साउंड अगैन। और इसमें जो है साइकोलॉजिकल इश्यूज़ ये हो सकते हैं कि वो बहुत ज़्यादा वही चाइल्डहुड ट्रॉमा जो है, बेसिकली ये जो चाइल्डहुड ट्रॉमा है दैट कैन कॉज स्टैमरिंग। बहुत सारे बच्चों के क्या यही होता है, जब हम उसको प्रोव करते हैं फैमिली को, तो वो रीज़न ये निकलता है कि जी वालिद बहुत सख्त है, डांटते हैं, या फैमिली में कोई और है जो बहुत सख्ती से डांटता है, बच्चा उनसे डरता है। तो बेसिकली ये दो होते हैं, फिजियोलॉजिकल भी और साइकोलॉजिकल भी, और मिक्स भी हो सकते हैं। लेकिन हड़ का मुरब्बा खाने से वाकई स्टैमरिंग ठीक हो जाती है? नहीं, अगर इस तरह मुरब्बे खाने से ठीक होती तो सब मशहूर है बात कि ऐसा होता है, और वो देखिए, कहते हैं हाँ, मुरब्बा वो मे भी किसी के साथ इत्तफाकन हुआ हो कि उसकी कोई फिजियोलॉजिकल कॉज ही और वो Scientifically नहीं है, सर कुछ नहीं है। अच्छा। लेकिन ये है कि ENT स्पेशलिस्ट से ट्रीटमेंट करवाने से हो जाता है कभी कभी कुछ बच्चों का। सही है। अच्छा, अब चाइल्डहुड ट्रॉमा की बात करें हम, और एक बहुत सेंसिटिव एक और मैटर है, जनरेशनल ट्रॉमा है। आपको क्या लगता है इसराइल और गज़ा में जो बच्चे इस वक्त बड़े हो रहे होंगे, वो क्या नॉर्मल इंसान होंगे बड़े होके, अगर उनको अल्लाह ताला ने इतनी ज़िंदगी दे भी दी तो? देखिए, मुझे नहीं लगता कि वो उस तरह के बच्चे या उस तरह के एडल्ट्स होंगे जिस तरह के एडल्ट्स एक नॉर्मल लाइफ गुजार के होते हैं। उनकी तो दे विल हैव PTSD फॉर लाइक मैनी ईयर्स आफ्टर दिस। उनको तो उसमें से निकलने में ही उनको टाइम लगेगा। दे विल नीड थेरेपी, दे विल नीड टाइम टू गेट आउट ऑफ इट। और फिर उसके बाद भी दे विल बी डिफरेंट पीपल। उन्होंने जो उनका बेसिकली जो चाइल्डहुड में जो दे विल बी लाइक मैच्योर क्विकली, दे विल हैव पर्सनैलिटीज़ लाइक एडल्ट्स एंड मे बी टीन एज, तो दे वॉन्ट हैव द लग्जरी टू बी अ चाइल्ड anymore. Agree. So that's very unfortunate, but वो जो बच्चे हैं वो different adults होंगे, वो either they will be more aggressive or either they will be more scared. सही है। मैंने पिछले दिनों अपने पेज पे ना एक बात लिखी, मैंने कहा यार 3 लोगों से ना ज़्यादा सवाल मत किया करो। एक वो लड़की जिसकी शादी नहीं हो रही, एक वो लड़का जिसे नौकरी नहीं मिल रही, एक वो जोड़ा जो अब तक बेऔलाद है, ठीक है। तो नीचे एक हमारे फॉलोअर ने आके कमेंट किया, सर एक चीज़ में और ऐड करें, कोई भी पेरेंट अल्लाह ताला से स्पेशल बच्चा नहीं मांगते हैं, ठीक है। ये भी जो है बस अल्लाह ताला की तरफ से एक इम्तिहान होता है। ऐसे पेरेंट से भी कोई ज़्यादा सवाल नहीं करने चाहिए। व्हाट वुड यू से अबाउट? बिल्कुल। जो हमारे पास जो बच्चे आते हैं, पेरेंट्स आते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन उनका क्या होता है कि क्या ऐसा कुछ हमने किया है जिसकी वजह से हमारा बच्चा ऐसा हो गया? क्या हमने इसको कोई स्क्रीन टाइम ज़्यादा दे दिया जिस वजह से हमारा बच्चा ऐसा हो गया? क्या हमने कुछ प्रेगनेंसी में मैंने ख्याल नहीं रखा? माँ का सबसे ज़्यादा गिल्ट होता है, सही बात है। क्योंकि सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी माँ पे डाल दी जाती है कि तुमने ठीक से उसका ख्याल नहीं रखा होगा, बच्चे को बोलना नहीं सिखाया, तुमने उससे बातें नहीं की जब वो छोटा था, तुमने उसको टाइम नहीं दिया, इसलिए वो ऐसा हो गया। तो वो जो उनके अंदर गिल्ट होता है वो तो पहले ही इतना ज़्यादा होता है। वो सबसे आगे सवाल पहले हमसे, मतलब वो काइंड ऑफ ये रूल आउट करवाना चाह रहे होते हैं कि क्या हमारा बच्चा इस वजह से ऐसा कि इसमें हमारी कोई गलती थी। तो वो जब आप ऐसे पेरेंट्स से पूछेंगे कि बचपन में वो क्या खाने को ठीक दिया था इसको, क्या इसको रात को सुलाते टाइम से थे, क्या इसको मोबाइल तो नहीं ज़्यादा दे दिया था, तो वो तो फ़ौरन से ही अपने वापस उसी गिल्ट वाले फेज़ में चले जाते हैं कि ये हमसे पूछ रहे हैं तो शायद इनको लगता है कि ये ज़रूरी था और हमने वो मिस किया। स्क्रीन टाइम बढ़ा के देने से, मतलब स्क्रीन टाइम ज़्यादा होने से किसी बच्चे के न्यूरोलॉजिकल मेकअप में चेंजेस नहीं आ सकते। वो तो उसका ब्रेन डेवलपमेंट का हिस्सा है। अगर आप किसी स्पेशल नीड्स बच्चे की बात करते हैं, जनरली बात करें, आप ऑटिस्टिक बच्चों की बात करें,
उनके सिम्टम्स थोड़े से एग्रीवेट हो सकते हैं कि उनकी सोशल इंटरेक्शन में भी कम हो जाए, उनकी इनअटेंशन बढ़ जाए, उनके लिए फोकस करना मुश्किल हो जाए। लेकिन उनका जो एक डिसऑर्डर है, बेसिकली डिसऑर्डर का वर्ड यूज़ करना पड़ता है बिकॉज हमने उसको डायग्नोसिस इतना पढ़ा, जो उसके लिए प्रॉब्लम है, जो उसका चैलेंज है, वो तो उसकी मेकअप में है, उसकी जेनेटिक मेकअप में है, उसकी ब्रेन डेवलप उस तरह हुआ है, उसकी वायरिंग डिफरेंट है, तो वो उसमें पेरेंट्स को ब्लेम नहीं कर सकते। बट अगर आप उनसे इस तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं तो वो अपने वो गिल्ट ट्रिप में वापस चले जाते हैं। उनकी वो जेनेटिक्स को तो ब्लेम कर सकते हैं, जेनेटिक्स को ब्लेम ऑन द इख्तियार तो अपना नहीं है, मगर जेनेटिक्स कैन प्ले अ रोल। बिल्कुल जेनेटिक्स इन्वॉल्व होते हैं, बेसिक लाइक मेजर कॉज जेनेटिक होता है उसमें। क्योंकि देखिए यहाँ पे ब्रेन डेवलपमेंट जो है वो बेसिकली बच्चे के पैदा होने से पहले होती है, तो उसमें कहीं ना कहीं जेनेटिक्स इन्वॉल्व होते हैं। और फिर मतलब बहुत लोग इख्तलाफ भी करेंगे, इसमें रिलीजियस एस्पेक्ट भी आ जाता है, लेकिन हमारे यहाँ लोगों पे भी बाज नहीं आ रहे कि आप फर्स्ट कज़न मैरिजेस करने से तो कज़न मैरिज नहीं करना चाहिए। कज़न मैरिज करने में बुराई नहीं है, लेकिन अगर यू कैन सी क्लियरली सी कि आपकी फैमिली में एक प्रॉब्लम चलते आ रहे हैं, यू हैव डिफरेंट स्पेशल किड्स इन योर फैमिली एंड यू हैव सीन दैम, और आपको पता है कि जी क्लियरली इन बच्चों में मसले हैं, तो आप फिर फर्स्ट कज़न मैरिज कर लेते हैं, तो फिर मेरे ख्याल में वो यानी इन द केस व्हेन सच केसेस एग्जिस्ट तब कज़न मैरिज रिकमेंडेड नहीं है। ये नहीं आप कह रहे कि जनरली कज़न मैरिज करनी ही नहीं, जनरली उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपकी फैमिली में परसिस्टेंटली प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो यू शुड कंसल्ट एक्सपर्ट्स, और आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए, बिकॉज अल्लाह ताला ने हमें दिमाग इस्तेमाल करने के लिए दिया है। अल्लाह ताला ने जो कुछ चीज़ें हलाल तो की हैं, लेकिन दिमाग भी दिया है कि थोड़ा सा इस्तेमाल किया जाए, तो वो चीज़ों को हमें मतलब इसको वो नहीं लेना चाहिए कि नहीं जी इस्लाम ने अलाउ किया तो हमने तो करना है। थोड़ा सा हमें इस दौरे हाजिर में रह के चीज़ों को अंडरस्टैंड करना चाहिए। बिल्कुल सही। अच्छा चलें, अब हम जब बात करें ना कोई बंदा चैलेंज्ड है, तो मैं मेंटली चैलेंजेस किस्म में बात कर रहा हूँ, इसमें कौन कौन सी किस्में हैं इस चीज़ की? क्या सब ये सेम है, और मोस्ट ऑफ द टाइम कौन से इशू को हमें डील करना पड़ता है? कई दफ़ा बच्चे बिल्कुल ठीक ठाक होते हैं मगर ठीक ठाक नहीं होते, मतलब उन्हें नॉर्मल भी कहा जा सकता है मगर वो नॉर्मल है नहीं, इस तरह के बहुत से किस्से। तो थोड़ा टेक्निकल टर्म्स में बताइए क्या क्या किस्में हैं इसकी। ठीक है, अच्छा इसमें ये है कि हमने डिफरेंट, जब आप चीज़ों को देखते हैं तो कुछ चीज़ें होती हैं वो बिहेवियरल इश्यूज़ हैं। जैसे बिहेवियरल इश्यूज़ ये है कि बच्चा जो है वो बात नहीं सुन रहा, ठीक है। अब बात ना सुनने में कुछ बच्चे ये है कि वो शरारती ज़्यादा है, मतलब आप कहेंगे वो पेरेंट्स को वैसे ही तंग करने के लिए जो है वो बात नहीं मानते, वो भी उनके बिहेवियरल इश्यूज़ हैं। ये नहीं कि उसमें उसका बच्चे का कोई कसूर है, बट ये है कि उसको और तरह से डील किया जाएगा। ये या तो ये न्यूरो डाइवर्स बच्चा है, न्यूरो डाइवर्स में आ जाते हैं बच्चे जो ऑटिस्टिक हैं या ADHD पे फॉल करते हैं, या उनकी लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ हैं, जो रीडिंग राइटिंग डिफ़िकल्टीज़ हैं। ये सारे वो हैं जिनकी न्यूरो डेवलपमेंटल डिफरेंसेस हैं, मतलब जो उनका ब्रेन डेवलपमेंट है वो डिफरेंट हुआ है। उसमें फिर आप उनको उनके अकॉर्डिंग सपोर्ट्स प्रोवाइड करते हैं। आप ये नहीं कहेंगे, ये बहुत बड़ा मसला है हमारे यहाँ कि आप कहीं गई आपको जगह जगह लिखा मिलेगा जी यहाँ ऑटिज़म का इलाज होता है। इलाज बीमारी का होता है, ये उनकी लाइफ लॉन्ग कंडीशन है, ये दे आर डिफरेंट, तो उनके ब्रेन डिफरेंटली डेवलप हुए हुए हैं और उनकी अंडरस्टैंडिंग सराउंडिंग्स की डिफरेंट है। दे आर गोइंग टू परसीव एवरीथिंग डिफरेंटली, अंडरस्टैंड एवरीथिंग डिफरेंटली। तो हमें उनके अकॉर्डिंग सपोर्ट देना होता है, एनवायरनमेंट को मॉडिफाई करना होता है ताकि वो मैक्सिमम फंक्शन कर सके, सोशली भी, एजुकेशन वाइज भी, उसके अलावा फाइनेंशियली भी, इवेंचुअली उनकी कोई लाइक जॉब प्लेसमेंट हो सके इस तरह। बट ये कि हमारे यहाँ अक्सर पेरेंट्स को जब फर्स्ट बच्चा होता है, पहला बच्चा होता है, उनको आइडिया नहीं होता, उनको लगता है कि ठीक है कोई मसला नहीं है इसमें, लेकिन जब वो बोलता नहीं है 3-4 साल तक, तो फिर आइडिया होता है कि ये ऑटिस्टिक है। इवेंचुअली सिर्फ बोलना इज़ नॉट द साइन ऑफ बीइंग ऑटिस्टिक, उसके और भी साइंस होते हैं। बट ये कि आप फिर एक्सपर्ट्स के पास जाते हैं कि जी हमारे बच्चे का पता नहीं क्या मसला है, बट वो बच्चे वैसे देखने में बिल्कुल ठीक लग रहे होते हैं। तो इसमें ये होता है कि थोड़ा सा अगर पेरेंट्स जो हैं वो छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें, जैसे डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स है ना, उनके ऊपर अगर थोड़ा सा ध्यान रखें कि जैसे 2 महीने का बच्चा जो है वो एक सोशल स्माइल देता है,
वो सोशली रिस्पॉन्स कर रहा होता है आपको। अगर वो नहीं कर रहा तो फिर इसका मतलब है देयर इज़ द रेड फ्लैग। राइट। तो ये छोटे छोटे रेड फ्लैग जो है वो पेरेंट्स को थोड़े से देखने चाहिए। एक बोलना नहीं और एक स्माइल अगर रिस्पॉन्ड नहीं सोशल कर, स्माइल नहीं कर रहा, बोलना तो एट 2.5 ईयर्स की एज तक अगर नहीं बच्चा बोल रहा दैट इज इसके अलार्मिंग। अलावा भी कोई सिम्टम है? इसके अलावा ये है कि वो अपने नेम पे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा होता। ऑटिस्टिक बच्चे यूजुअली अपने नेम पे रिस्पॉन्स नहीं देते क्योंकि वो कितने उम्र में बच्चा नाम की पहचान कर लेता है? नाम की पहचान तो बच्चे को आप कह सकते हैं 1.5 साल की उम्र में वो अपना नाम क्लियरली मतलब उस पर रिस्पॉन्स देना शुरू कर देता है। तो अगर वो नहीं दे रहा, 2 साल का हो गया और वो अपने नाम पे रिस्पॉन्स नहीं देता तो इसका मतलब है कि वो अंडरस्टैंड नहीं कर रहा कि ये उसका नाम है और आप उसे उसके साथ कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं। ठीक है। तो ये इसमें ये रेड फ्लैग्स होते हैं। अगर आप बाकी चीज़ें देखें तो जैसे डाउन सिंड्रोम है वो तो उनके क्लियर फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स, क्लियर फिजियोलॉजिकल साइंस होते हैं। वो तो लाइक बच्चा पैदा होता है तो पता चल जाता है। ऑडियंस हमारी बिल्कुल इस मैटर में टेक्निकल अलर्ट होगी। आप मुझे पहले सिंपल बताएं ऑटिज्म क्या चीज़ है? अच्छा, ऑटिज़म जो है, ऑटिज़म इज़ अ न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर जिसमें वो बच्चे की सोशल कम्युनिकेशन के प्रॉब्लम्स होते हैं, लैंग्वेज डेवलपमेंट नहीं होती, स्पीच डिले होता है, सोशल रिस्पॉन्सिवनेस नहीं होती, वो अपने नाम पे रिस्पॉन्स नहीं करता, उसके सेंसरी इश्यूज़ होते हैं। सेंसरी इश्यूज़ का मतलब ये होता है कि इधर वो उसके लिए 5-6 सेंसेस हैं हमारी जो वो उनमें उनके लिए इधर वो बहुत हाइपर एक्टिव होता है, हाइपर रिस्पॉन्सिव होता है या हाइपो रिस्पॉन्सिव होता है। कि अगर कोई बच्चा है उसके लिए बहुत हल्की सी आवाज़ भी है वो एक तकलीफ दह चीज़ हो सकती है। तो इस तरह के सेंसिटिव इश्यूज़ होते हैं, टैक्टाइल से रिलेटेड होते हैं, तो वो डिफरेंट सर्फेसेस को, डिफरेंट चीज़ों को टच करते हैं, वो टच को सीक करते हैं। स्मेल से रिलेटेड होते हैं तो वो स्ट्रॉन्ग स्मेल सीक करते हैं। ये डिफरेंट इश्यूज़ होते हैं। और फिर उनकी रेपिटेटिव कुछ मूवमेंट्स होती हैं जिसको आप स्टिमिंग भी कहते हैं, वो बेसिकली वो खुद को रेगुलेट करने के लिए कर रहे होते हैं। तो ये सारे थोड़े से क्लियर साइंस होते हैं जो अगर एक बच्चे में जब आपको नज़र आ रहे हो तो। ADHD में बेसिकली ये होता है कि आपको आइडिया हो जाता है कि बच्चा पढ़ाई में फोकस नहीं कर पा रहा, अब स्कूल जाता है तो वो किसी काम को कंप्लीट नहीं कर पा रहा होता। टीचर अगर इंस्ट्रक्शन दे रही है तो वो इंस्ट्रक्शंस को लाइक अंडरस्टैंड नहीं कर रहा, फिर फॉलो नहीं कर रहा, एक जगह बैठना उसके लिए प्रॉब्लमेटिक है, वो फोकस नहीं कर पाता किसी चीज़ के ऊपर, और मूवमेंट बहुत ज़्यादा है। तो ये हाइपर एक्टिविटी और इनअटेंशन दोनों चीज़ें हैं। एंड व्हाट अबाउट डाउन सिंड्रोम क्या चाहिए? डाउन सिंड्रोम जो है वो तो क्रोमोसोमल जो है वो प्रॉब्लम होता है, उसमें क्रोमोसोम्स की जो है वो किसी के क्रोमोसोम ज़्यादा होता है तो उसकी वजह से आपकी सारी फिजियोलॉजिकल मेकअप चेंज होता है। तो बेसिकली वो डाउन सिंड्रोम मोस्टली बच्चों के फिजियोलॉजिकली वो एक जैसे लगते हैं और उनकी आइज़ की शेप, उनकी टांग, प्रोट्रूडिंग टांग और बाकी सारा वो चीज़ें जो है वो होती हैं। और वो बच्चा जब पैदा होता है तो डॉक्टर्स को पता चल जाता है, उसके लिए कोई बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल असेसमेंट की ज़रूरत नहीं होती डायग्नोसिस के लिए। और लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ में आता है जिस तरह आप डिस्कैल्कुलिया या डिसलेक्सिया जिनको कहते हैं, जिसमें बच्चे को रीडिंग राइटिंग में प्रॉब्लम आती है, वो मैथमेटिकल सम्स नहीं परफॉर्म कर पाता, उसकी इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं कर पा रहा होता। तो वो जो चीज़ें हैं वो फिर अक्सर ऐसे बच्चों को फिर वो निकम्मा और नालायक और वो करके लेबल कर दिया जाता है और वो आइडेंटिफाई नहीं किया जाता कि इस बच्चे के मसाइल हैं। और इसी तरह फिर आपके इंटेलेक्चुअली जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में आ जाते हैं, जो वैसे जिनको आप स्लो लर्नर्स कहते हैं, जिनकी सारी सोशल से लेके एकेडमिक तक सारी चीज़ें जो हैं वो उनमें माइलस्टोन्स डिलेड पे जा रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा, आपने कहा कि ये इसका इलाज कहना ये दो चीज़ रहता है, चाहे वो एस्पर्गर्स हो, डाउन हो या कुछ भी हो, तो क्या ये डीमोटिवेशन नहीं किसी के लिए कि बच्चे दोबारा नॉर्मल लोगों की तरह ये नहीं हो सकते, या इनके लिए अलग स्कूल ही, जैसे आप जहाँ पे काम कर रहे हैं, ठीक है, अलग स्कूल ही कर दिए जाएं, या इनको कभी उम्मीद की जा सकती है कि भाई ये नॉर्मल होंगे और नॉर्मल बच्चों की तरह पढ़ेंगे भी, ग्रो भी करेंगे? देखिए, उसमें यह है बात कि ना, एक तो पहले मैं आपको थोड़ा सा इसमें ये बता दूं कि एस्पर्जर्स जो है वो टर्म अब ऑब्सोलीट हो गई है, यूज़ नहीं करते, बिकॉज ASD को लाइक ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर को वो एक स्पेक्ट्रम कंसिडर करते हैं, लाइक एक बिग ह्यूज अम्ब्रेला है जिसके अंदर कुछ बच्चों के कुछ चैलेंजेस ज़्यादा है और स्ट्रेंथ्स डिफरेंट है, और कुछ मतलब पहले कहा जाता था हाई फंक्शनिंग ऑटिस्टिक, अब वो भी नहीं कहा जाता, बिकॉज वो ये कहते हैं कि इट्स डिग्रेडिंग फॉर द अदर किड्स कि आप एक को हाई फंक्शनिंग कहते हैं और एक को ना, बिकॉज सबकी स्ट्रेंथ्स डिफरेंट है।
तो उसमें ये है कि हमारे पास कुछ ऐसे बच्चे भी आते हैं जो इतने माशाल्लाह इंटेलिजेंट होते हैं, उनके आईक्यू लाइक आप जो बेसिकली सवांट्स जो होते हैं ना, कि जिनकी किसी एक चीज़ में बहुत स्पेसिफिक स्ट्रेंथ होती है, वो भी ऑटिस्टिक बच्चे ही होते हैं। जैसे आप कहें कि बहुत बड़े बड़े ये आर्टिस्ट जो हैं या बहुत बड़े बड़े पोइट्स जो हैं, उनमें से कुछ लोगों को ऑटिस्टिक डायग्नोज किया गया है। इवन वो आइंस्टाइन भी कहते हैं कि वो ऑटिस्टिक ही था। अच्छा। तो इसलिए डिफरेंट जो है, यहाँ पर वो शाहरुख खान की मूवी याद आ रही है, वो माय नेम इज खान। हाँ, उसमें आई कुडंट रिकॉल के डाउन सिंड्रोम है, ऑटिस्टिक, एंड ही वाज एक्सट्रीमली ब्रिलियंट। ब्रिलियंट ऐसे ही ये कैसे, मतलब पॉसिबल कैसे? ये क्यों इतना जबरदस्त? इसलिए पॉसिबल है कि वो जो उनका आईक्यू किसी कहीं कहीं पे दे हैव वेरी हाई आईक्यू, इसमें भी अंडरस्टैंडिंग और फंक्शनिंग के लेवल्स हैं। कुछ बच्चों की अंडरस्टैंडिंग नहीं अच्छी होती, तो उनके लिए हम लाइक सिर्फ आप कह सकते हैं कि हेल्थ केयर प्लान पे चल रहे होते हैं कि उनकी अपनी इंडिपेंडेंस हो जाए, वो खुद को हैंडल कर सके। और कुछ बच्चे जो बहुत ज़्यादा उनकी एकेडमिक और उनकी कॉग्निटिव स्किल्स अच्छी होती हैं, उनके साथ हम एजुकेशन प्लान पे भी काम कर रहे होते हैं। हमारे पास भी बहुत सारे वहाँ पे ऐसे बच्चे हैं जो एजुकेशनली भी बहुत लाइक अच्छी तरह परफॉर्म कर रहे होते हैं, बट ये है कि उनको सपोर्ट डिफरेंट तरीके से देनी होती है, उनको सिखाने का तरीका फ़र्क होता है। अगर वो उनको एक अच्छा टीचर मिल जाए और अच्छे सिखाने वाले लोग मिल जाए, एक प्रॉपर करिकुलम लाइन मिल जाए, तो दे कैन गो अ लॉन्ग वे। और कुछ तो बच्चे ऐसे हैं जो मेन स्ट्रीम स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, जिनको अनडाइग्नोज्ड है। कुछ तो लोग ऐसे होते हैं कि वो एडल्टहुड में जाके डायग्नोज होते हैं कि दे आर ऑटिस्टिक। हमारे यहाँ तो प्रॉपर डायग्नोसिस का वो सिस्टम ही नहीं है ना, और ना ही एजुकेशन सिस्टम इतना इक्विप्ड है कि वो आइडेंटिफाई कर सके कि इस बच्चे के ये मसले हैं। वो फिर इवेंचुअली दे विल से कि जी बिहेवियर इश्यूज़ हैं इसके, ये मार देता है बच्चों को, ये टीचर को तंग करता है, ये डिस्टर्ब करता है। हालांकि वो ये नहीं, ये मतलब उनको वो अनडायग्नोज्ड ऑटिस्टिक बच्चे भी हो सकते हैं जो नॉर्मल स्कूलों में पढ़ रहे हैं, पता नहीं होता है। बिल्कुल ऐसे ही है, वो ऐसे ही है वो, लेकिन वो स्मार्ट बहुत होते हैं, अपनी एकेडमिक स्किल्स उनकी बहुत अच्छी होती हैं और उनकी प्रोसेसिंग डिफरेंट होती है। लाइक हमें ये कमरा जैसे नज़र आ रहा है, एक ऑटिस्टिक बच्चे को मैं भी बहुत डिफरेंट तरीके से नज़र आ रहा हूँ। वो पर उनकी ये माइक को माइक नहीं समझेगा वो, क्या नहीं उसके आप न्यूरो डाइवर्स का मतलब ही यही है कि आप जो चीज़ एक न्यूरोटिपिकल बंदे को जिस तरह नज़र आ रही होती है ना, एक न्यूरो डाइवर्स पर्सन डिफरेंट परसीव कर रहा होता है। मे बी उसका फोकस पूरा कम्प्लीटली किसी लाइट बल्ब पे चला जाएगा और बाकी चीज़ें उसके लिए फेड हो जाएंगी, या वो किसी एक पेंटिंग को देखना शुरू करेगा और वो उसकी डिटेल्स में खो जाएगा और उससे बाकी चीज़ें नहीं नज़र आएंगी। तो वो इसलिए जो है उनके लिए एनवायरनमेंट को परसीव करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है। और एक ऑटिस्टिक बच्चा भी दूसरे से नहीं मिलता, उन एक ऑटिस्टिक बच्चे और दूसरे में इतना डिफरेंस होता है कि आप आपस में दोस्ती वो नहीं कर सकते हो। दोस्ती वो कर सकते हैं, दे हैव इंटरेस्ट इन मेकिंग फ्रेंडशिप्स। कुछ बच्चों को हम सोशल ऑटिस्टिक्स भी कहते हैं। बेसिकली वो होते हैं जो सोशलाइज करना चाहते हैं, बट दे डोंट नो हाउ exactly how to maintain a reciprocal interaction and extended reciprocal interaction, और एक रिलेशनशिप कैसे मेंटेन करना है, इनके लिए वो टफ होता है। बट दे वांट टू सोशलाइज, तो उनको फिर वहाँ हमें सपोर्ट ऑफर करनी पड़ती है, उनको फिर बताना पड़ता है, उनको सिखाना पड़ता है कि एक सोशल इन्वायरमेंट में उन्होंने किस तरह से कम्युनिकेट करना है और किस तरह हमने रिलेशनशिप्स मेंटेन कर सकते हैं वो। राइट। अच्छा, हम सोचते हैं कि ये चीज़ें सिर्फ बच्चों के साथ ही हैं, बट डोंट यू थिंक बड़े बड़े खपती बाबे और अंकल यही सिम्टम्स लेके बैठे होते हैं, शायद बचपन में उनके वो डायग्नोज नहीं हुए, और अगर ऐसा हो तो क्या हम बड़े लोगों को भी कोई इस तरह की ट्रीटमेंट कर सकते हैं, सिर्फ बचपन में ये चीज़ें आप नहीं कर सकते? देखिए उसमें यह है कि ना कभी कभी हम कुछ चीज़ों को हम कहते हैं ऑटिस्टिक ट्रेट्स, मतलब वो डायग्नोज नहीं कर सकते हम उसको ASD पे, बट वो दे आर ऑटिस्टिक ट्रेट्स। कुछ ऐसे लोग हमें हो गए जिनको एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज रूम चाहिए, अगर उनका एक एरिया डिफरेंट कर दिया जाए दूसरे से और उनके एक अलमारी को भी हिला के दूसरी जगह रख दिया जाए, तो वो नहीं फोकस ही नहीं कर पाते, वो काम ही नहीं कर पाते, फंक्शनिंग नहीं कर पाते। तो ये जो होता है ना, ये ऑटिस्टिक ट्रेट्स होते हैं जो हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों में होते हैं, हम में भी होते हैं। हमें कहीं पे भी जाके प्रॉपर फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, विजुअल स्ट्रक्चर चाहिए कि हम एयरपोर्ट गए, हमें चाहिए कि जी यहाँ साइन है ये, तो मुझे पता होना चाहिए कि मैंने कहाँ बोर्डिंग करनी है, ये डिपार्चर है या ये अराइवल है या ये वॉशरूम है या ये रेस्ट एरिया है।
तो बेसिकली ऑटिस्टिक पीपल जो है ना वो भी विजुअल लर्नर्स होते हैं, विजुअल मतलब दे सीक विजुअल स्ट्रक्चर एवरीवेयर। तो अगर इस तरह के ट्रेट्स किसी और में होते हैं तो हम उसको ऑटिस्टिक तो नहीं कह देंगे, बट हम ये कह सकते हैं कि हाँ इसमें ये थोड़े से ऑटिस्टिक ट्रेट्स, और वो बहुत सारे लोगों में होते हैं। सोशल कम्युनिकेशन जैसे बहुत सारे लोगों के लिए आसान नहीं है, फैमिली में इश्यूज़ आ रहे हैं क्योंकि वो प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे चीज़ें, तो वो ऑटिस्टिक तो नहीं हो गया, लेकिन हाँ वो उसमें उस तरह के मसाइल हैं कि कम्युनिकेशन इश्यूज़ है, उनको बिल्कुल कर सकते हैं। थेरेपी तो देखें हर एज पे हो सकती है, बट ये है कि हाँ अगर वो टिपिकली ऑटिस्टिक है और उसको अर्ली इंटरवेंशन नहीं मिली 3-4 ईयर्स से, उसके साथ काम नहीं किया गया, तो फिर वो जो उसके पैटर्न सेट हो जाते हैं वो इतने रिजिड होते हैं कि फिर वो आप एडल्टहुड में ब्रेक नहीं कर सकते। वो पूरा एक क्लाइमेट, पूरा माहौल बनाना पड़ता है। बिल्कुल। तो सदफ एक और मैटर है बहुत ज़्यादा जिसे हम डील करते हैं, वो है बुलिंग का। ऐसे बच्चे अगर नॉर्मल स्कूल में चले जाएं या आम गली मोहल्ले में भी हों तो दे ऑफ्टन हैव टू फेस दिस। इस चीज़ को पेरेंट्स कैसे डील करें, और बच्चों के लिए भी एडवाइस बताएं कि बच्चों को इस चीज़ को कैसे डील करना चाहिए। इसमें देखिए वो ये है कि हमें एनवायरनमेंट तो उनके लिए एडजस्ट करनी पड़ती है, बिकॉज ये हमारे पास काफ़ी इशू आया है। हमारे पास बहुत सारे बच्चे मेन स्ट्रीम से छुड़वा के पेरेंट्स लेके आए हैं, बिकॉज वो वहाँ बहुत ज़्यादा बुली होते थे। और वो बुली इसलिए क्योंकि कभी कभी हमारे यहाँ जो बच्चे हैं ना वो भी बहुत, आप कह सकते हैं, बेरहम हो सकते हैं। जो बेसिक एम्पैथी वाली फीलिंग्स है ना वो बचपन से घर में से ही पैदा की जाती हैं, और वो जब उनकी वो नई फीलिंग्स डेवलप हुई होती है तो कुछ बच्चे फिर वो बुली बनते हैं, और जब वो बुलीज बनते हैं तो उनको तो नहीं पता, वो भी बच्चे ही हैं बेसिकली, ठीक है ना, उनको नहीं पता कि ये बच्चा स्पेशल है, इसकी कोई प्रॉब्लम्स है, इसके चैलेंजेस हैं, दे आर गोइंग टू जस्ट सीज देम ऑन देयर चैलेंजेस अ लॉट। तो वो जब वो बुली होते हैं बच्चे तो उनकी जो सोशल कम्युनिकेशन डेवलप होनी होती है, जो उनकी पर्सनालिटी में कुछ पॉजिटिव चेंज आना होता है मेन स्ट्रीम की वजह से, वो नेगेटिव में टर्न हो जाता है। हमारे पास बहुत सारे बच्चे ऐसे आए हैं जिनके बिहेवियर इश्यूज आ रहे थे बिकॉज वो बुली हो रहे थे मेन स्ट्रीम में, फिर हमारे पास आए और उनके वो बिहेवियर इश्यूज जो पेरेंट्स ने इतनी डिस्टर्बिंग चीज़ें लाइक रिपोर्ट की थी कि जी ये मारता है बहुत ज़्यादा, तो वो चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो गई, कम्प्लीटली इरेज हो गई। और हम सरप्राइज थे कि ये वही बच्चा है जिसकी इतनी डिफ़िकल्टीज़ के साथ पेरेंट्स आए थे, बिकॉज वो एनवायरनमेंट जब उसको वेलकमिंग मिला है, एनवायरनमेंट सूटेबल मिला है। ओके सदफ, व्हाट वुड बी योर फाइनल एडवाइस टू द पेरेंट्स? ठीक है, और आप बताइए कि ऐसा कोई इशू आ जाए तो वो क्विकली क्या करें, आपको किस तरह से रीच कर सकते हैं, फॉरवर्ड यू। ओके, अगर आपको फील होता है ना जैसे कि मेरे बच्चे में कुछ डिफरेंट है, ये डिफरेंटली रिएक्ट करता है, ये खेल नहीं पा रहा, खेलने लगता है तो दूसरे बच्चों को मारने लग जाता है, या मुझे मेरी बात नहीं सुनता, तो आपने ये इसके लिए जो है आप किसी भी अच्छे साइकोलॉजिस्ट से मतलब कंसल्ट कर सकते हैं। अगर आप हमारे पास आना चाहते हैं तो इसे स्कूल फॉर ऑटिज़म रायवेंड में है, आप वहाँ भी आ सकते हैं। तो आप मतलब फाद खोकर साहब से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, वी विल गेट हर इन टच। तो हम वील ट्राई के जितनी भी आपकी हेल्प हो सके हम कर सकें, क्योंकि अर्ली इंटरवेंशन छोटे बच्चों के लिए, बच्चों की एज में बहुत ज़रूरी है। 3 to 4 ईयर्स के एज में कुछ बच्चों के साथ अगर प्रॉपरली काम हो जाए तो दे विल सरप्राइज यू, दे कैन ग्रो आउट ऑफ थिंग्स। तो हमें होप कभी भी लूज़ नहीं करनी। हर डिफरेंट बच्चा जो है वो उसके डिफरेंट चैलेंजेस हैं तो उसके डिफरेंट स्ट्रेंथ्स भी हैं, और उन स्ट्रेंथ्स के ऊपर अगर आप फोकस रखेंगे तो आपकी लाइफ भी ईजी होगी, आपको एक्सेप्ट करने में आसानी होगी। और जब आप एक्सेप्ट कर लेते हैं कि मेरा बच्चा डिफरेंट है तो आप फिर उसके साथ काम इजीली रिलैक्स होकर कर सकते हैं। आपका स्ट्रेस लेवल डाउन होता है तो आपके बच्चे के साथ काम ज़्यादा अच्छा हो सकता है आपका। बाकी थैंक यू सो मच। दैट्स ग्रेट सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। हम जब भी इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं ना तो हम लोग सोचते हैं जी क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं, प्लॉट्स में इन्वेस्ट करते हैं, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। बच्चे जो होते हैं ना उससे बड़ा एसेट कोई भी नहीं होता। अपने बच्चों के अंदर इन्वेस्ट कीजिए, उनका ख्याल रखिए। अगर उनको इस तरह का कोई भी इशू है तो फ़ौरन से उनको किसी ना किसी एक्सपर्ट के पास लेकर जाइए एंड गेट दिस स्टफ फिक्स्ड। Until next time, do it with yourself. Thank you.